है आपका इनक्वेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस का बहुत एक अहम इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल, भस्म और लवण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिड, और भस्म को क्या कहा जाता है? बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का। और हम यकीन करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी परीक्षा में, बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसमें एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अम्ल किसे कहेंगे, एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल के बारे में अलग अलग परिभाषाएं प्रचलित है। जैसे कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। एक परिभाषा क्या है? ये अम्ल के गुण में से है। लेकिन अम्ल का जो सबसे विश्वसनीय परिभाषा है या अम्ल का जो सबसे बेहतरीन डिफिनेशन है वो आर्हेनियस द्वारा दिया गया था। आर्हेनियस का कहना है कि अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस द्वारा क्या है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस क्या कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। ये आर्हेनियस का परिभाषा है। ये परिभाषा जो है आप याद रखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और भी आप कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, गलत नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि अम्ल का pH मान 0 से 6 के 7 से पहले तक होता है, ये भी गलत नहीं होगा। तो हम लोग बेसिकली ये याद रखेंगे, आर्हेनियस का परिभाषा है। इसको हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जैसे HCl ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसमें क्या है कि ये जब जल में घुलता है H2O में तो ये क्या देता है? H+ आयन देता है। हाइड्रोजन जब इसमें घुलता है तो क्या देता है? H+ आयन देता है। यानी जब ये जल में घुलनशील होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। ये आर्हेनियस का डेफिनेशन है, आर्हेनियस द्वारा दी गई परिभाषा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल के क्या क्या गुण हैं। अम्ल के गुण कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। अम्ल के गुण, तो अम्ल के गुण में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले बात कि अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। जब अम्ल को चखेंगे तो अम्ल क्या होगा? स्वाद में खट्टा होगा। जैसे नींबू, कच्चा आम, संतरा, ये सब में क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। इसी कारण ये सारे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो अम्ल के गुण में पहला गुण क्या है कि अम्ल जो होगा वह स्वाद में खट्टा होगा। दूसरा गुण क्या होगा कि अम्ल जल में घुलकर, ये तो अभी बता ही हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देगा, आयन देता है या आयन प्रदान करता है। तो ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण क्या है अम्ल का कि एक तो अम्ल हाइड्रोजन जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तीसरा गुण है कि अम्ल जो है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर लाल लिटमस अम्ल के घोल में अगर हम डुबाएंगे, अम्ल का घोल बना करके अगर हम अम्ल का घोल बना ले यहाँ, और इस बीकर में अगर हम लाल लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं जब हम इसको नीला लिटमस को इधर से जब हम डुबोएंगे तो ये नीला लिटमस जितना दूर अम्ल में डूबेगा, जितना वो सारा क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि अम्ल का एक गुण क्या है? यह नीला लिटमस को लाल कर देगा। दूसरा एक गुण क्या है कि अम्ल क्षार या भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल किससे अभिक्रिया करता है? भस्म से, और भस्म से अभिक्रिया करके क्या करता है? अम्ल लवण बनाता है।
अम्ल का और गुण क्या है? अम्ल का गुण है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है कि हाइड्रोजन मुक्त करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, धातु जो भी है, अम्ल धातु से, जो भी धातु का धातु है, तो जितने भी धातु हैं उससे अम्ल अभिक्रिया करके वहां भी H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। यानी अम्ल एसिड जो है वह धातु से अभिक्रिया करके मेटल से रिएक्शन करके क्या देता है? H+ आयन देता है। तो ये अम्ल के गुण हुए। दूसरे अम्ल का एक और गुण है कि इसका जो pH मान है, ध्यान रखिएगा, pH आगे हम बताएंगे डिटेल्स में। तो अम्ल का जो pH मान है वो क्या होता है? 0 से 6.9 तक होता है अम्ल का pH मान। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अम्ल का pH मान 0 से 6.9 तक होता है, लेकिन जिसका pH मान जितना कम होगा वह उतना ज्यादा एसिड होगा, वह उतना ज्यादा अम्लीय होगा। मान लीजिए कि अगर किसी का pH मान 1 है और किसी का pH मान 5 है, तो 1 वाला जो है वो ज्यादा अम्लीय होगा और 5 वाला जो होगा वह थोड़ा कम अम्लीय होगा। किसके वंशज? 1 वाला के वंशज। दोनों अम्लीय होगा, लेकिन चूंकि इसका pH मान 0 से 6.9 तक है, तो 6.9 तक जो ये pH वैल्यू है, तो ये pH वैल्यू जिसका जितना कम होगा वह उतना ज्यादा अम्लीय होगा। तो ये अम्ल के गुण थे। अब आगे हम लोग देखते हैं अम्ल किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से पदार्थ, जो प्रकृति में जो पदार्थ है उसमें किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, यानी जो हमारे प्रकृति का स्रोत है उसमें किसमें क्या अम्ल पाया जाता है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे प्रकृति में एक पदार्थ है नींबू, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू या संतरा में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में या फिर संतरा में, इसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, नींबू या संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद जो पदार्थ है वह है दूध में। दूध जो हम लोग पीते हैं प्रोटीन के लिए, दूध में क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। जो दूध में, इस वजह से दूध जो है बार बार नहीं उबाले जाने के बाद जो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, क्योंकि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है लाल चींटी, जो हम लोग को डसती है तो वहां पे फूल जाता है, तो लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद फिटकिरी जो है, फिटकिरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या हजामत बनाने वाले लोग जो शेविंग करते हैं उसमें जो फिटकिरी इस्तेमाल होता है, तो फिटकिरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फिटकिरी में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। फिटकिरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद हम लोग जो रोज सेवन करते हैं लाल टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। उसी प्रकार जो है सेब है, केला है, सेब और केला इत्यादि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो है सेब और केला में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। उसके बाद सेब और केला में कौन अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो ये अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है जो हम लोग भोजन में प्रयोग करते हैं। जैसे नींबू में, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल, टमाटर में टार्टिक अम्ल, सेब केला में मैलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। ये हमें भोजन से हमारे शरीर को ग्रहण हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे, अभी जो आपको बताया अम्ल, तो अम्ल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। वो हर वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होगा, या जिसका पीएच वैल्यू 0 से 6 होगा, या जिसकी जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देगा, वो सभी अम्ल है।
तो अम्ल को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक अम्ल को बांटा गया है परबल अम्ल, क्या बांटा गया है? परबल अम्ल। और एक अम्ल को बांटा गया है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा कि परबल अम्ल किसको कहेंगे और दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे, अक्सर ये सवाल बनता है। तो परबल अम्ल उसको कहेंगे कि जब, क्या होगा कि जब, या ऐसे कहिए कि जो अम्ल जल में घुलकर, जो अम्ल जल में घुलकर अधिक मात्रा में, जो अम्ल जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वह परबल अम्ल कहलाता है। वह परबल अम्ल कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परबल अम्ल कहलाता है। और जो अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, जो अम्ल जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, वह कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। कम मात्रा में जब हाइड्रोजन आयन प्रदान करे वह क्या कहलाता है? वह दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि परबल अम्ल किसको कहेंगे? जैसे H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl है, ये सब क्या है कि जल में घुल करके अधिक मात्रा में ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, इसलिए इसको परबल अम्ल कहा जाता है। और जो अम्ल जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल का जो पीएच मान होगा 5, 6, 7 के तरफ होगा, सॉरी 7 नहीं होगा, 6.9 तक कहिए। और जो दुर्बल अम्ल होगा उसका, सॉरी जो परबल अम्ल होगा उसका क्या होगा? 1, 2, 3, 4, ये परबल अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होगा? 1, 2, 3, 4 के करीब। और जो दुर्बल अम्ल होगा उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 5, 6 या 6.9 तक होगा, 6.9 तक जो है वो दुर्बल अम्ल का पीएच मान होगा। तो अम्ल को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक परबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो परबल अम्ल कहलाएगा, और जो जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अम्ल के बारे में हमने अर्हेनियस का ही परिभाषा आपको बताया था, इसलिए भस्म में भी अर्हेनियस का ही परिभाषा हम आपको बताएंगे। अर्हेनियस महोदय कहते हैं भस्म के बारे में कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक, चूंकि ऑक्सीजन को बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन एक हाइड्रोजन से ये लिए हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग भस्म कहते हैं। यानी अर्हेनियस महोदय का यह परिभाषा है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। भस्म के गुण क्या क्या हो सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। भस्म के गुण जो है, सबसे पहला गुण है भस्म का, इसका भी हम स्वाद चेक करेंगे। तो भस्म जो है वह स्वाद में कड़वा होगा। भस्म क्या है कि स्वाद में कड़वा होगा, स्वाद इसका कैसा होगा? कड़वा होगा। और क्या है भस्म का गुण? तो भस्म जो है यह लाल लिटमस को नीला करेगा। लाल लिटमस को ध्यान रखिएगा, यह लाल लिटमस को नीला करेगा, नीला कर देता है। बल्कि और नीला लिटमस जब इसमें डाला जाएगा तो ये क्या करता है? नीला लिटमस जब भस्म में डाला जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी जो भस्म रहेगा बीकर में, और इसमें जब हम लोग क्या करेंगे? लाल लिटमस डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र को भस्म क्या कर देगा? नीला कर देगा। ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस पत्र को भस्म नीला कर देगा। तो ये एक इसका दूसरा गुण, पहला गुण तो है कि स्वाद में कड़वा होता है, दूसरा गुण है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा गुण क्या होगा कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है? यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। और इसका जो पीएच मान होता है वह 7.1 से कहां तक होता है? 14 तक होता है। इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? वो 7.1 से 14 तक होता है भस्म का पीएच मान।
ध्यान रखिएगा, भस्म क्या है कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन दे, स्वाद में कड़वा हो, तो जिसका जो लाल लिटमस को नीला कर दे, तथा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना दे, और उसका पीएच मान कितना होगा 7.1 से 14 के बीच में होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे क्या होगा कि जिसका जितना कम पीएच होगा वो उतना कम भस्मीय होगा, और जिसका जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना अधिक भस्मीय होगा। सिर्फ उल्टा जो है वो अम्ल के केस में होगा कि जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। दूसरी बात ये होता है कि जो अम्ल जल में घुलता है, तो वह भस्म जो जल में पूरी तरह घुल जाए, भस्म जो जल में पूरी तरह घुल जाए उसे क्षार कहा जाता है। घुल जाए उसे क्या कहते हैं, भस्म जो जल में पूरी तरह घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। ऐसे भस्म सभी होता है, क्योंकि सभी भस्म जल में घुलते नहीं है। सभी भस्म क्या होते हैं कि जल में घुलते नहीं है, कुछ ही भस्म है जो जल में घुलते हैं। तो जो भस्म जल में घुलते हैं उसे क्षार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे अल्कली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, अल्कली। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसे अल्कली कहते हैं। बाकी सभी, चूंकि इसका ये गुण है, हमने आपको बताया है कि पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जब भी ये हाइड्रोक्साइड आयन ये जो जल में घुलेगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्षार कहते हैं। कि भस्म को भी अब यहाँ दो ग्रुप में बांटा गया है। जैसे अम्ल को दो ग्रुप में बांटा गया, उसी प्रकार से भस्म को भी दो ग्रुप में बांटा गया। एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक जो है लाइट बेस होगा, यानी प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, ध्यान दीजिएगा, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के रूप में भस्म को भी दो ग्रुपों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के रूप में बांटा गया है। तो प्रबल भस्म किसको कहेंगे कि वह भस्म जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे उसे भस्म कहा जाता है। उसे भस्म कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भस्म क्या है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे प्रबल भस्म कहा जाता है। और प्रबल भस्म का पीएच क्या होगा कि 14 होगा, 13 होगा, 12 होगा, यानी जितना अधिक पीएच वैल्यू होगा उतना अधिक क्या होगा, वो भस्मीय होगा। ध्यान दीजिएगा। और ये दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो वह भस्म जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू कितना होगी, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वह 7.2 से 8, 9, 10 ये सब इसकी पीएच वैल्यू होगी, या 7.1 से ही कहिए, 7.1 से ये 8, 9, 10, यानी जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना ही कम ये यानी बेसिक होगा, उतना ही कम भस्मीय होगा, और इसलिए इसको दुर्बल भस्म कहा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पीएच स्केल। बार बार हम पीछे आपको पढ़ा रहे थे तो कहते कि पीएच मान जो है अम्ल का 0 से 6.9 तक, और जो भस्म का होता है वह क्या होता है कि 7.1 से 14 तक होता है पीएच वैल्यू। तो ये हम लोग देखेंगे पीएच स्केल क्या है। सोरेनसन जो है एक साइंटिस्ट गुजरे, नाम याद रखिएगा, सोरेनसन। क्या नाम है, सोरेनसन। इन्होंने ही पीएच स्केल बनाया, और इन्होंने ही बताया कि पीएच स्केल पे उन्होंने माप करके बताया। क्या बताया कि जब पीएच मान जो है किसी भी विलयन का, जब पीएच मान ये होगा क्या 0 से 6.9 तक होगा, तो ये सब क्या होगा, ये अम्लीय विलयन होगा। जब इसका पीएच मान 0 से 6.9 तक होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा, ये विलयन अम्लीय होगा। लेकिन जब इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 7.1 से ये हो जाएगा 14 तक, तो ये हो जाएगा भस्मीय। यानी इसका पीएच मान कितना होगा 7.1 से लेकर के यहाँ तक जाएगा 14 तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भस्मीय। अब बीच में बात आती है कि 7, अगर पीएच मान 7 रहे तो क्या होगा,
तो 7 रहेगा, तो यह उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, इसका ना ही तो यह अम्लीय होगा और ना ही यह क्या होगा, ना ही यह अम्लीय होगा और ना ही यह क्षारीय होगा। जैसे हम लोग क्या होगा कि शुद्ध जल जो है, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच मान सदैव 7 रहता है, ना ही वह अम्लीय होता है और ना ही वह भस्मीय होता है। लेकिन जिसका पीएच मान 0 से 6.9 के बीच होगा वो सभी विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7.1 से 14 के बीच होगा वो सारा क्या होगा, भस्मीय होगा। लेकिन अम्ल के केस में आपको याद क्या रखना है, तो अम्ल के केस में आपको याद ये रखना है कि जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा, मान लीजिए 0 है, पीएच 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, तो जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। 0 वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा, 1 वाला उससे अधिक अम्लीय होगा, सॉरी उससे कम होगा, 2 वाला उससे कम होगा, 3 वाला उससे कम होगा और 7 वाला सबसे कम अम्लीय होगा। उसी प्रकार इधर से अगर चलेंगे तो 7 वाला सबसे कम होगा, 6 उससे अधिक होगा, 5 उससे अधिक होगा, 4 उससे अधिक होगा, 3 उससे अधिक होगा। पीएच में क्या होता है कि ये उल्टा होता है कि जिसका वैल्यू जितना कम होता है वह विलयन उतना अधिक अम्लीय होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि भस्म के केस में, भस्म में पीएच वैल्यू जिसका जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे 7.1 से बढ़ेगा 8 होगा, 9 होगा, उसके बाद क्या होगा, सॉरी 9 होगा और यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14, तो ये 14 तक जब आएगा तो जैसे जैसे आएगा यानी 14 का जो भस्मीयता होगा उसकी जो गुण होगा, बेस का जो गुण होगा वो सबसे अधिक होगा और 7.1 का जो भस्मीयता होगा वो सबसे कम होगा। लेकिन इसके कंडीशन में क्या है कि उल्टा होता है, याद रखिएगा। और ये पीएच स्केल आप याद रखिएगा। और जो भी उदासीन विलयन होगा या अम्ल और भस्म, अम्ल भस्म मिल करके, अम्ल प्लस भस्म मिल करके जो लवण बनाता है, तो ये लवण का पीएच मान हमेशा क्या होगा, हमेशा जो है वो लवण का पीएच मान उदासीन जब होगा तो वह 7 होगा। जैसे इसको हम लोग मिसाल से देखते हैं कि ये HCl है प्लस NaOH है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये रिएक्शन करके क्या बना देता है, NaCl प्लस जल बना देता है, तो इसका NaCl ये नमक है, लवण है, और ये जल है, इसका पीएच मान कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि ये अम्लीय है और ये भस्मीय है, अम्ल और भस्म रिएक्शन करके क्या बना दिया, लवण, तो लवण का पीएच मान हमेशा जो है 7 होगा। और इस अभिक्रिया को अम्ल और भस्म जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब हमने अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अम्ल और भस्म जो अभिक्रिया करके लवण बनाता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल पे अम्ल वाला गुण है, भस्म पर भस्म वाला गुण है, और अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण बना दिया। अब ना ही यह अम्लीय है और ना ही यह भस्मीय है, तो अब ये क्या हो गया, उदासीन हो गया, इसलिए इसको उदासीनीकरण कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और याद रखिएगा सदैव कि उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो 7 होता है। और एग्जाम्पल भी याद रखना कि जैसे हम लोग शुद्ध जल जो पीते हैं उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 होता है। 7 से अधिक अगर पीएच वैल्यू होगा तो उसमें भस्मीयता आएगा, नमकीन बढ़ेगा, है ना। जैसे ये समुद्री जल जो है वो नमकीन उसमें अधिक होता है, कड़वापन होता है। हमने पीछे भी बताया था कि जो भस्म होगा वो स्वाद में कड़वा होगा, तो वो पानी कड़वापन होता है, हम उसको पी नहीं पाते। तो पीने के लिए जो हमारा शुद्ध जल है ये हमेशा उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, उसका पीएच मान हमेशा 7 होना चाहिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि लवण किसे कहते हैं, साल्ट क्या है, इसका क्या डेफिनेशन होगा। तो हमने अभी पीछे आपको बताया था कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया होगा, उसके बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ भस्म कहलाता है। याद रखिएगा कि अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है, लवण कहलाता है, जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के बाद बनता है, उस पदार्थ को लवण कहा जाता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
और उसके साथ क्या होगा प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह भस्म है। अब क्या है कि अब ये बनाएगा क्या, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, यह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये लवण है। ध्यान रखिए, हमने अभी आपको क्या बताया कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है वो लवण कहलाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ जो सोडियम क्लोराइड है, यही जो है लवण है। इसे ही हम लोग लवण कहते हैं। तो लवण का जो pH मान होगा, लवण का pH ये सदैव 7 होगा। अब अगर किसी लवण का pH मान 7 से कमता है या 7 से बढ़ता है तो फिर उस लवण के गुण में परिवर्तन आएगा। तो उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लवण अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 7 आएगा तब तो लवण है, वो उदासीन है, ना ही वो अम्लीय है ना ही वह क्षारीय है। लेकिन अगर किसी अम्ल का pH मान 7.1 आ जाता है या किसी अम्ल का pH मान 7 न पूर्ण करके 6.9 तक ही रह जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा, तो जब उसी को कहा जाएगा, एक होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण ध्यान रखिएगा, और एक होता है भस्मीय लवण। अम्लीय लवण का pH मान 7 से कम रहेगा, इसका pH कितना रहेगा ध्यान रखिएगा, अम्लीय लवण का pH 7 से कम और भस्मीय लवण का pH 7 से अधिक। थोड़ा बहुत अधिक होगा, ज्यादा अधिक होगा तो वो पूरा भस्म हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत कम होगा पॉइंट में, 1-2 पॉइंट ज्यादा कम होगा तो वो अम्ल हो जाएगा। तो अम्लीय लवण कैसे कंडीशन में बनेगा, हमने पीछे आपको पढ़ाया था कि भस्म को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया और अम्ल को भी 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। कब, जब दुर्बल अम्ल जब परबल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म जब रिएक्शन करेगा, परबल अम्ल और दुर्बल भस्म जब रिएक्शन करेगा तो वह विलयन क्या बनेगा, वह अम्लीय लवण तैयार होगा। अम्ल भस्म रिएक्शन करके तो लवण बनाता है, लेकिन जब परबल अम्ल और दुर्बल भस्म रिएक्शन करेगा तो ऐसे कंडीशन में जो लवण बनेगा वही अम्लीय लवण कहलाएगा, और इसी अम्लीय लवण का pH जो होगा वो 7 से कम होगा। और इसके कंडीशन में क्या होगा भस्मीय लवण में, कि जब परबल भस्म, ध्यान दीजिएगा, परबल भस्म प्लस दुर्बल अम्ल, जब परबल भस्म और दुर्बल अम्ल आपस में रिएक्शन करेगा तो परबल भस्म और दुर्बल अम्ल के रिएक्शन से क्या बनेगा, भस्मीय लवण बनेगा। क्या बनेगा, भस्मीय लवण। और इस लवण का pH मान क्या होगा, 7 से 1-2 पॉइंट अधिक होगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अम्ल, भस्म तथा लवण को पढ़ा जाना। अब हम लोग अम्ल, भस्म, लवण के बारे में अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अम्ल, भस्म और लवण में आपको किस प्रकार का कंफ्यूजन बाकी रह गया है। नहीं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए कि कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।